नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मजदूरों की बस पर राजनीति, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लल्लू को टांग कर ले गए पुलिस वाले, कई कांग्रेसी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, दूसरे राज्यों से यूपी आ रहे श्रमिकों की घर वापसी को लेकर भाजपा और कांग्रेस में शनिवार शाम से शुरू हुआ शहमात का खेल करीब 100 घंटे से भी ज्यादा बीतने के बाद मंगलवार को भी जारी रहा। प्रियंका गांधी की 1000 बसों की पेशकश को योगी सरकार के मंजूर करने के कदम को महामारी के दौर में सकारात्मक सियासत कहकर सराहा गया, लेकिन मंगलवार की सुबह 10 बजते बजते दोनों दलों में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर और तीखा हो गया। अंततः मंगलवार को शाम तक ना तो श्रमिकों को बसें ही मिल सकी और ना ही बसें सरकार की मंशा के मुताबिक कांग्रेस ने गाजियाबाद पहुंचाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को दर्जनों साथियों संग आगरा सीमा पर धरना देने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार का बड़ा फैसला, नए वाहनों की खरीद पर लगाई रोक, खर्चों में 25% कटौती। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। सरकारों को पैसे किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच यूपी की योगी सरकार ने राजस्व में भारी कमी को देखते हुए कई तरह की कटौतियां की हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में नए पदों के सृजन व नए वाहनों की खरीद पर रोक तथा इसके अलावा सलाहकारों के लिए नए सहायक स्टाफ की नियुक्ति को बंद करने व बिजनेस क्लास की हवाई यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव मित्तल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सोमवार को जारी किए गए एक आदेश के अनुसार सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे नए वाहनों को ना खरीदें। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सरकारी टूर, ऑफिस खर्च, विज्ञापन वगैरह पर 25% खर्च कम किया जाएगा। जो अधिकारी हवाई यात्रा के लिए अधिकृत हैं वे केवल इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में एग्जीक्यूटिव व बिजनेस क्लास की यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सरकारी कार्यों के लिए यात्राओं को न्यूनतम रखा जाए। जहां तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठकें की जाएंगी। अधिकारियों को सम्मेलनों, सेमिनारों और बैठकों के लिए लग्जरी होटल का उपयोग नहीं करने के लिए कहा गया है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों के लिए सरकारी भवनों का उपयोग करने के लिए कहा गया है। नए वाहन खरीदने पर पूरी तरह रोक, सरकारी वाहनों के रखरखाव व पेट्रोल डीजल पर होने वाले खर्च का दुरुपयोग रोका जाए, खर्च में कमी की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे का ऐलान, संबंधित राज्यों की मंजूरी के बिना भी चल सकती है श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। बांद्रा स्टेशन पर जुटी हजारों की भीड़। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के चलते फंसे मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाए जाने के लिए चलाई गई श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों को लेकर रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। रेलवे का कहना है कि संबंधित राज्यों की मंजूरी के बिना भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल सकती है। रेलवे की तरफ से कहा गया कि गंतव्य स्टेशनों के लिए उस राज्य की मंजूरी के बिना भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल सकती है। कई राज्यों की सरकारों द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की अनुमति नहीं देने के बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। रेलवे के प्रवक्ता राजेश बाजपेयी ने कहा कि ट्रेन चलाने के लिए संबंधित राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्यों से कहा कि ट्रेनें, बसों के चलने की स्पष्टता न होने और अफवाहों के चलते मजदूरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्यों को रेलवे का सहयोग करते हुए और ट्रेनें चलाने में मदद करनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने राज्यों से और ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की अनुमति देने के लिए कहा है। हालांकि ट्रेन के लिए सिर्फ 1000 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ था। ऐसे में पुलिस ने भीड़ पर कार्रवाई करते हुए लोगों को हटाया। पुलिस के अनुसार यह स्पेशल ट्रेन मुंबई से बिहार जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंची थी, जिसमें बैठने के लिए वो लोग भी स्टेशन पहुंच गए जिन्होंने इसके लिए पंजीकरण नहीं किया था। गौरतलब है कि प्रवासी मजदूर अपने घरों को जाने के लिए हर संभव विकल्प तलाश रहे हैं। हर रोज अलग अलग राज्यों में मजदूरों का जमावड़ा सामने आ रहा है। ऐसा ही कुछ मंगलवार को भी हुआ। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह हजारों की संख्या में मजदूर एकत्रित हो गए। इन लोगों की मांग थी कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए इन्हें घर जाने दिया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिवालिया होने की कगार पर खड़ी पाक अर्थव्यवस्था, विकास दर 68 साल में पहली बार माइनस में गई। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के फैलने से पहले ही दिवालिया होने की कगार पर खड़ी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए यह महामारी विनाशकारी साबित हुई है। पाकिस्तान में 68 साल में यह पहली बार हुआ है जब अर्थव्यवस्था की विकास दर ऋणात्मक माइनस हो गई है। पाकिस्तान मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सचिव नियोजन जफर हसन की अध्यक्षता में हुई नेशनल अकाउंट्स कमेटी की बैठक में बताया गया कि कोरोना महामारी, लॉकडाउन और फसलों पर टिड्डी दलों के हमले ने अर्थव्यवस्था को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है और नतीजे में यह 68 साल में पहली बार माइनस में चली गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
IIT दिल्ली और जापानी संस्था का दावा, कोरोना वायरस रोकने के लिए प्रभावी हो सकता है अश्वगंधा। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप झेल रही है। लाखों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया में कई जगहों पर इसकी वैक्सीन और दवा पर रिसर्च जारी है। इसी संबंध में IIT दिल्ली और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक संयुक्त शोध किया है। इस शोध में पाया गया है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने में काफी हद तक कारगर है। इस शोध के अनुसार अश्वगंधा कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ प्रभावी चिकित्सकीय और निवारक दवा बन सकती है। शोध करने वाली इस टीम ने पाया है कि अश्वगंधा और प्रोपोलिस में कोविड-19 की दवा बनाने की क्षमता है। बता दें, मधुमक्खियों द्वारा अपने छत्ते को रोधक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लार को प्रोपोलिस कहते हैं। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख डी सुंदर ने कहा, अध्ययन दल में शामिल वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के दौरान वायरस की प्रतिकृति बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले मुख्य SARS-CoV-2 एंजाइम को निशाना बनाया। अभी और जांच किए जाने की है जरूरत। उन्होंने कहा, अनुसंधान के नतीजे न सिर्फ कोविड-19 रोधी औषधियों के परीक्षण के लिए जरूरी समय और लागत को बचा सकते हैं, बल्कि वे कोरोना वायरस महामारी के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसलिए इसकी प्रयोगशाला में और चिकित्सकीय परीक्षण किए जाने की जरूरत है। सुंदर के मुताबिक औषधि विकसित करने में कुछ वक्त लग सकता है और मौजूदा परिदृश्य में ये प्राकृतिक संसाधन अश्वगंधा और प्रोपोलिस चिकित्सीय महत्व वाले हो सकते हैं। सुंदर ने कहा, CAPE जहां प्रोपोलिस का एक प्रमुख घटक है, इसकी मात्रा और स्थिरता महत्वपूर्ण कारक है जिन्हें साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स के साथ इसके परिसर में उत्पन्न करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। दूसरी ओर पौधे के भूगोल, भागों और आकार के साथ अश्वगंधा बदलता रहता है, इसलिए विशेष प्रभावों को प्राप्त करने या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें सही और गुणवत्ता नियंत्रित संसाधन और अर्क का उपयोग करना चाहिए। गौरतलब है कि सरकार ने इस बारे में भी एक अध्ययन शुरू किया है कि क्या अश्वगंधा कोविड-19 की रोकथाम करने वाली संभावित दवा के रूप में मलेरिया रोधी औषधि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का विकल्प बन सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूरों के लिए यूपी से 800 ट्रेनें को हरी झंडी, बंगाल के प्लान में 115 ट्रेनें। जी हां दोस्तों, लगभग 18.5 लाख प्रवासी ट्रेन से पहुंचे घर। 1414 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। ममता ने सिर्फ 19 ट्रेनों को दी हरी झंडी। इंडियन रेलवे ने लोगों को उनकी जगह पर पहुंचाने की प्रक्रिया में गति पकड़ी है। रेलवे के मुताबिक 1 मई से लेकर अब तक 1414 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इससे लगभग 18.5 लाख प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया है। इनमें से अधिकतर ट्रेनें गुजरात और महाराष्ट्र से चली हैं। रेलवे ने कहा कि लगभग 116 ट्रेनें और चलाए जाने की प्रक्रिया में हैं। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक 496 ट्रेनें गुजरात से चलाई गईं तथा 17 और चलाए जाने की प्रक्रिया में हैं। महाराष्ट्र से 266 ट्रेन चलाई गईं तथा 37 और चलाए जाने की प्रक्रिया में हैं। पंजाब से 188, कर्नाटक से 89, तमिलनाडु से 61, तेलंगाना से 58, राजस्थान से 54, हरियाणा से 41 और उत्तर प्रदेश से 38 ट्रेन चलाई गईं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम 641 ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी हैं और 73 ट्रेन रास्ते में हैं। बिहार में 310 ट्रेन गंतव्य पर पहुंच चुकी हैं और 53 अभी रास्ते में हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। PM किसान स्कीम, ज्यादा किसानों को 6,000 रुपए देने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत लाभ पाने वाले किसानों की संख्या 10 करोड़ पहुंचने वाली है। कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 मई तक कुल लाभार्थियों की संख्या 9.65 करोड़ हो गई है। हालांकि सरकार ने देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों को खेती किसानी के लिए सालाना 6-6 हजार रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन स्कीम शुरू होने के 17 महीने बाद भी इसका 100% कवरेज नहीं हो सका है। सरकार ने तेज किया वेरिफिकेशन, सभी अन्नदाताओं तक स्कीम का लाभ पहुंचे। इसके लिए सरकार ने जिला स्तर पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और तेज करने को कहा है। आधार, पैन और बैंक अकाउंट नंबर का वेरिफिकेशन न होने के कारण करीब 1.25 करोड़ लोगों के आवेदन पेंडिंग बताए जाते हैं। कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां पर 1.25 लाख किसान वेरिफिकेशन के लिए भटक रहे हैं। घर बैठे ही ऐसे खोल सकेंगे नया सेविंग्स अकाउंट, नहीं होगी KYC की कोई झंझट। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 11 करोड़ लाभार्थी हो जाएंगे। मालूम हो कि सरकार ने 2018-19 में इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था, लेकिन लाभार्थियों के अभाव में सिर्फ 54,000 करोड़ ही खर्च हुए। संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने अब किसानों को खुद रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा भी दे दी है। फिर भी उतने लाभार्थी नहीं आए हैं जितने की उम्मीद थी। किसानों की रकम 6,000 से बढ़ाकर सालाना 24,000 की जाए। किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह कहते हैं कि जिस वक्त चुनाव
रहता है, सरकार सारे बैरियर तोड़कर किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर देती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही शर्त भी लग जाती है और रजिस्ट्रेशन का काम भी स्लो हो जाता है। मैं चाहता हूं कि किसी गलत आदमी को इस स्कीम का लाभ ना मिले, लेकिन जिसका भी वेरिफिकेशन हो जाए उसे स्कीम की शुरुआत से ही पैसा मिले। इससे जल्द सभी किसानों को लाभ मिल जाएगा। साथ ही इसकी रकम 6,000 से बढ़ाकर सालाना 24,000 की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट, मोदी सरकार ने दी हिदायत, क्वारंटाइन सेंटरों पर व्यवस्था दुरुस्त करे राज्य। जी हां दोस्तों, क्वारंटाइन सेंटरों को लेकर लगातार आ रही शिकायतों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को कहा है कि वे अपने सेंटरों में बेहतर व्यवस्था करें। सरकार ने बिहार को खास हिदायत दी है। इसको लेकर राज्य सरकार से रपट भी तलब की जा रही है। राज्य सरकार को कहा गया है कि वह क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए लोगों को बेहतर भोजन, पानी और रहने की सुविधा दे। उनके साथ बेहतर मानवीय बर्ताव किया जाए। एक अधिकारी ने कहा कि संभव है कि केंद्रीय टीम को भी बाहर के क्वारंटाइन सेंटरों के मुआयना के लिए भेजा जाए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बिहार के क्वारंटाइन सेंटरों को लेकर सबसे अधिक शिकायत सामने आई है। यहां पर सासाराम, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा सहित करीब 1 दर्जन से अधिक जिलों के क्वारंटाइन सेंटरों में खाना सही से नहीं मिलने, मच्छरों के प्रकोप के साथ ही अधिकारियों के गैर जिम्मेदार खाना व्यवहार को लेकर शिकायत मिली है। यह भी देखा गया है कि यहां पर कई सेंटरों में रखे गए लोग एकत्रित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम तक करने आ गए थे। धमकाया भी जाता है। एक अधिकारी ने कहा कि हाल ही में यह भी सामने आया है कि क्वारंटाइन सेंटरों में रखे गए लोगों को यह भी कहा गया है कि अगर उन्होंने गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें शहरों से यहां तक आने के लिए खरीदे गए रेल टिकट का पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही राज्य सरकार की ओर से अलग से घोषित 500 रुपए की राशि भी नहीं दी जाएगी। इसको लेकर भी राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार के आदेश के बाद खुला नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर, आवाजाही होगी शुरू। जी हां दोस्तों, सोमवार से देश में चौथा कोरोना लॉकडाउन शुरू हो चुका है। राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में लोगों की सुविधा और कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए छूट का ऐलान भी कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी दिल्ली और एनसीआर के लोगों की सुविधा के लिए नोएडा और गाजियाबाद का बॉर्डर खोलने का आदेश दे दिया है। अब दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आवाजाही में दिक्कतों का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा। बॉर्डर सील होने के कारण नौकरी पेशा लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब यूपी सरकार ने आदेश दे दिया है कि दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद लोग आ जा सकते हैं। हालांकि दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाकों के लोगों के लिए प्रतिबंध अब भी जारी रहेगा। डीएनडी पर लग गई थी लोगों की भीड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल दिन तक बॉर्डर खोले जाने की गाइडलाइंस जारी नहीं की थी, जिसके कारण बॉर्डर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। इसके बाद देर रात नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डरों को खोलने का फैसला लिया गया है। बता दें, सोमवार को डीएनडी पर भारी जाम लग गया। दरअसल दिल्ली से लोग नोएडा जाना चाह रहे थे, लेकिन तब तक यूपी सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी न होने के कारण पुलिस ने लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। WHO डायरेक्टर को लेटर लिख बोले ट्रंप, 30 दिनों में नहीं किए कोई ठोस सुधार तो स्थायी रूप से रोकेंगे फंडिंग। जी हां दोस्तों, चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन से पिछले कई दिनों से नाराज चल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस को लेटर लिखकर अगले 30 दिनों में ठोस कदम उठाने को कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्र में लिखा, यदि WHO अगले 30 दिनों के अंदर कोई ठोस सुधार नहीं करता है तो फिर हम फंडिंग को स्थायी रूप से रोक देंगे। वहीं संगठन में अपनी सदस्यता पर भी पुनर्विचार करेंगे। मालूम हो कि ट्रंप ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने में WHO की भूमिका की समीक्षा होने तक अमेरिका की ओर से किए जाने वाले भुगतान पर अस्थायी रूप से रोक लगाई हुई है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह जल्द ही WHO को लेकर बयान देंगे। उन्होंने कहा था, मैं आगामी कुछ समय में बयान दूंगा। मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन से खुश नहीं हूं। मैं विश्व व्यापार संगठन से भी पूरी तरह से खुश नहीं हूं। ट्रंप ने बताया था कि वह अमेरिका की ओर से WHO को दी जाने वाली 45 करोड़ डॉलर की राशि में से 4 करोड़ डॉलर की कटौती करने की अनुशंसा कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता के तल्ख तेवरों के बीच केंद्र ने कहा, लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देशों को कमजोर नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, सरकार की ओर से लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन जारी किए अभी एक दिन भी नहीं बीते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ सियासी मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वह केंद्र की जनविरोधी शर्तों को स्वीकार नहीं करना चाहती हैं।
अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 टूक कहा है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 31 मई तक लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को कम नहीं करेगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे अपने संदेश में कहा है कि 11 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राज्यों के विचार और सहमति लेने के बाद ही लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।